बना के देता हूं। मेरे पास है हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है भाई। हाइड्रोकार्बन्स की मेरे पास 3 कैटेगरीज हैं, वैसे 4 एरोमेटिक मिलाकर। एक आपके पास एल्केन्स होंगे, दूसरे आपके पास एल्कीन्स होंगे, तीसरे आपके पास एल्काइंस होंगे, नेक्स्ट आपके पास बेंजीन होएगा। ये पूरा पैकेज है। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, ये आपके पास कंप्लीट पैकेज है। किसका पैकेज हो गया कंप्लीट? ये आपके पास हाइड्रोकार्बन्स का पैकेज हो गया, हाइड्रोकार्बन्स का। ठीक हो गया, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन एंड बेंजीन। चलो, अभी जो एल्केन्स हैं, सारी जनता इनका जनरल फॉर्मूला जानती है, CnH2n+2 है। ये अगला CnH2n है, उसका अगला CnH2n-2 है। और बेंजीन इंडिविजुअली स्ट्रक्चर अगर देखे तो C6H5 है, जिसके बारे में आप अच्छी तरह से जानते हो। अब ये जो एल्केन्स है ना बच्चे, बात वो कि इसके प्रिपरेशन मेथड में कोई खतरनाक दम नहीं है। अगर होएगा तो वो सारा 12वीं में रिवीजन में आ जाएगा। हर चैप्टर में एल्केन प्रिपरेशन है। एल्काइल हैलाइड का रिडक्शन करवा लो, वहां भी बन जाना है। क्लियर ना? इसके अलावा अल्कोहल का रेड पीएचआई से रिडक्शन करा लो, वहां भी बन जाना है। उसके अलावा एसिड का, एल्डिहाइड का, कीटोन का रिडक्शन करा लो तो एल्केन बन जाना है। वो तो रिपीट होता रहेगा बार बार। जिसने रिपीट इस टेस्ट के बाद होना है वो आपके पास है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। मतलब अगर मैं केमिकल रिएक्शंस की बात करूं, सुनो बच्चे ध्यान से, केमिकल रिएक्शंस ऑफ द एल्केन्स के अंदर बहुत ही जबरदस्त टॉपिक है एक। क्लियर ना? पहले तो हम समझ लें कि एल्केन्स की केमिकल रिएक्शन का कैरेक्टरिस्टिक क्या है। पहली बात, तुम्हारे पास जो एल्केन्स हैं अप्रोक्सीमेट वो नॉन पोलर है। एल्केन्स आर अप्रोक्सीमेट नॉन पोलर है। दूसरी बात, एल्केन्स आर सैचुरेटेड। बात को समझो तो लोगों को समझाते हुए घूमोगे। अगर कोई भी सैचुरेटेड होएगा, अगर कोई भी सैचुरेटेड होएगा, अगर कोई भी सैचुरेटेड होएगा तो उसकी रिएक्शंस हमेशा सब्स्टिट्यूशन वाली आएंगी, एडिशन तो हो नहीं सकता। और कोई भी नॉन पोलर होएगा तो उसकी रिएक्शन फ्री रेडिकल आएंगी। तो कुल मिलाकर जो एल्केन्स हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस जो हो गई हैं, कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस जो हो गई हैं वो है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, FRS। जब भी कभी सबस्ट्रेट में एल्केन देखो, जब भी कभी सबस्ट्रेट में एल्केन देखो, जब भी कभी सबस्ट्रेट में एल्केन देखो, बस तुम्हारे दिमाग में एक ही बात जानी चाहिए, भाई इसकी जो मैक्सिमम रिएक्शन है 99.99% रिएक्शन, वो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन है। और कोई पूछेगा फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन क्यों है, ये नहीं कि सर ने बताया था, किताब में लिखा था, याद कर लिया। अरे नहीं नहीं, फालतू की बकवास नहीं चलेगी। स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको आंसर देना पड़ेगा। क्या? कि ये नॉन पोलर है, इनमें कोई पोलैरिटी नहीं है और इनके अंदर सारे सिंगल बॉन्ड है, मीन सैचुरेटेड है। तो इनका जो केमिकल रिएक्शन है वो सिर्फ एक ही टाइप का हो सकता है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, इस बात को दिमाग में ऑलवेज डाल के रखो। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन की ढेरों रिएक्शंस हैं आपके पास। क्लियर ना? उनमें जैसे सबसे पहले नंबर पे हेलोजिनेशन है, दूसरे नंबर पे आपके पास नाइट्रेशन है, तीसरे नंबर की आपके पास सल्फोनेशन है। क्लियर ना? हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन। ऐसी अगर मैं फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की वैरायटीज आगे देता चला जाऊं तो वो और भी आ जाएंगी, बट ये मेनली हेलोजिनेशन पे फोकस करना है हमें। जब हेलोजिनेशन सीख लिया तो नाइट्रेशन, सल्फोनेशन ये अपने आप समझ में आ जाएगा। हाँ, कोई अगर सिर्फ केमिकल रिएक्शंस ऑफ एल्केन की बात कर रहा है तो पहली तो ये हो ही गई, दूसरी तो ये हो ही गई, तीसरी तो ये हो ही गई, चौथे नंबर पे हम इसकी क्रैकिंग मतलब पायरोलाइसिस भी सीखते हैं। बट ये पायरोलाइसिस भी FRS तरीके से होती है। पांचवें नंबर पे हम इसके अंदर एक आइसोमेरिजेशन भी सीखते हैं। छठे नंबर पे इसके अंदर हम एरोमेटाइजेशन भी सीखते हैं, एन हेक्सेन को बेंजीन में कन्वर्ट करना।
ऐसी 6-7 रिएक्शन आती हैं इसके अंदर। लेकिन जो अभी आपको इस टेस्ट के बाद हाईली यूजफुल, कम से कम 15 से लेकर 25 क्वेश्चन मिल जाएंगे आरपीएस असाइनमेंट बुकलेट के अंदर, ढंग से आज अगर आपने सीख लिया तो वो है हेलोजिनेशन। वो आपके पास हेलोजिनेशन, शुरू करें भी हेलोजिनेशन। लिख के रख लेना, अगले चैप्टर में सिर्फ नाम लूंगा इसका, इसके बारे में और कोई बात हम नहीं करेंगे। हेलोजिनेशन, ठीक है जी। सबस्ट्रेट जानते हो, हेलोजिनेशन का सबस्ट्रेट आप बोलोगे जो चैप्टर का नाम है। मैंने कहा चैप्टर का नाम क्या है, कहते जी एल्केन है। एल्केन इज द सबस्ट्रेट। एल्केन पे रिएक्शन करवानी है। जपनूर होगी तैयारी? आज भी तुम लेट आई हो क्या? नो सर, आज के थोड़े गेस्ट आए थे इसलिए कैमरा लेट ऑन किया। ओके। केमिस्ट्री पढ़ने आए थे, तुमने भगा दिया? नो सर, तंग कर रहे थे। तंग कर रहे थे? हे भगवान, वो मूवी सही बनी थी अतिथि कब जाओगे ना, एक मूवी आई थी ना बीच में। yes, चलो भाई, एल्केन्स की बात हो रही है। एल्केन्स की रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या है? एल्केन्स की रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या है? जो एल्केन्स की रिएक्टिविटी का ऑर्डर है वो है 3 डिग्री कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड एज कंपेयर टू 2 डिग्री कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड एज कंपेयर टू 1 डिग्री। और हर चीज की वजह होती है बच्चे। अगर हम हेलोजिनेशन पे 40 मिनट लगा रहे हैं तो हम उसी की बात करते हैं, ध्यान से सुनना विद लॉजिक। तो इस रिएक्टिविटी की वजह क्या है? वो है पॉजिटिव इंडक्शन। उससे क्या हो जाएगा, जो आपके पास ये आइसोब्यूटेन जो आ गया है, इसके अंदर टर्शरी 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 कार्बन पे 3-3 मिथाइल है। इन सबने मिलकर इलेक्ट्रॉन को पुश किया, जिससे इस कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ना पॉजिटिव इंडक्शन की वजह से आसान हो गया। बाकी और सोचो, अगर ये H टूट भी गया, अगर ये बॉन्ड यहां से हिल भी गया, अगर ये बॉन्ड यहां से प्रॉपरली मूव भी हो गया, अगर ये बॉन्ड यहां से हिल भी गया, तो सोच के देखो जो बनेगा, बनने वाला जो फ्री रेडिकल होएगा वो स्टेबल हो जाएगा। और कई सारे रीजन है उसके पीछे। उसके बाद आप समझदार हो ऐसा आपको लगता है, ये आपके पास 2 मिथाइल हो गए, उसके बाद आपके पास 1 मिथाइल हो गया, उसके बाद ये आपके पास मिथाइल पे 3-3 H हो गए। सोचो किस बॉन्ड को तोड़ना सबसे आसान है, वो है टर्शरी। और रीजन क्या है, पॉजिटिव इंडक्शन ओनली, और कोई वजह है ही नहीं। बॉन्ड टूटना इजी हो गया, पॉजिटिव इंडक्शन होने से बॉन्ड टूटना आसान हो गया। नंबर 2 पे चलें भाई। मैंने कहा जी रिएक्शन किससे करवा रहे हो, रिएक्शन किससे करवा रहे हो? तो आंसर है हम रिएक्शन करवा रहे हैं हेलोजेंस के साथ। मैंने कहा जी आप जानते हो हेलोजेंस की रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या है? बच्चे स्मार्ट है, कहते जी हमें पता है फ्लोरीन रिएक्ट फास्ट एज कंपेयर टू क्लोरीन एंड देन ब्रोमीन देन आयोडीन। फ्लोरीन क्लोरीन से, क्लोरीन ब्रोमीन से, ब्रोमीन आयोडीन से फास्ट रिएक्ट करता है। फ्लोरीन क्लोरीन से, क्लोरीन ब्रोमीन से, ब्रोमीन आयोडीन से फास्ट रिएक्ट करता है। और जो फ्लोरीन है ये डार्क में भी रिएक्शन कर लेगा, क्लोरीन थोड़ा सा लाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन करेगा, ब्रोमीन थोड़ा सा टेम्परेचर रिक्वायर्ड होएगा इसको। इवन जब आप आयोडीन की बात करोगे तो भाई इसको कैटलिस्ट भी चाहिए होंगे, रिवर्सिबिलिटी होने की वजह से इसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी चाहिए होंगे। ऐसी ऐसी हालत है, आप सोच लो। इससे साफ पता चल रहा है कि सबसे फास्टेस्ट रिएक्ट कौन कर रहा है, वो है फ्लोरीन। सबसे फास्टेस्ट रिएक्शन कौन कर रहा है, वो है आपके पास फ्लोरीन। तो एल्केन्स सबस्ट्रेट है, रिएक्शन किससे करवा रहे हो, हेलोजन से करवा रहे हो। एल्केन में रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या है, 3-2-1 है। हेलोजेंस में रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन है। चलो अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं जी। इसका अगर हम मोनो हेलोजिनेटेड प्रोडक्ट्स गिनना शुरू करें, फिर उसके मैकेनिज्म पे चलेंगे। मोनो हेलोजिनेटेड प्रोडक्ट्स, हाउ मेनी प्रोडक्ट्स विल बी फॉर्म्ड? मोनो हेलोजिनेटेड प्रोडक्ट्स, मोनो हेलोजिनेटेड प्रोडक्ट्स, कितने प्रोडक्ट बन रहे हैं? तो भाई
कल भी प्रैक्टिस करवाई थी, मीथेन पे क्लोरीनेशन करवाया, एक ही प्रोडक्ट आएगा। इथेन पे क्लोरीनेशन करवाया, एक ही प्रोडक्ट आएगा, बिकॉज दोनों कार्बन सेम है, दोनों के दोनों कार्बन आपके पास सेम है। लेकिन अगर मैं इस प्रोपेन को लेकर चलूं, क्लोरीनेशन करवाऊं, मैं एक यहां दोनों जगह सेम आंसर आ रहा है, 1 क्लोरोप्रोपेन 1 क्लोरोप्रोपेन, इस जगह पे डिफरेंट आंसर आ रहा है 2 क्लोरोप्रोपेन। सो हाउ मेनी प्रोडक्ट्स विल बी फॉर्म्ड? 2। ऐसा आपको कल परसों भी बताया था जब आपने मेरे से एक क्वेश्चन पूछा था। अगर मैं इसको एन ब्यूटेन लिख दूं, यहां क्लोरीन लिख दूं, देन हाउ मेनी प्रोडक्ट्स विल बी फॉर्म्ड? एक यहां आएगा, एक यहां आएगा, दूसरे दोनों यहां आएंगे, तो 2 बन गए। लेकिन 2 बोलने से काम बनेगा नहीं, 2+1, क्योंकि आप भूल चुके हो, ऐसा आपके साथ हमेशा होता है। जो ये वाला स्ट्रक्चर है वो कार्बन भी शो कर रहा है, और आपको बताया था जहां भी एक कार्बन अकार्यल से कारेल बन जाए, उसमें क्या होता है भाई? रेसिमिजेशन। और Decimation. रेसिमिजेशन का मतलब है दो फॉर्म्स एक साथ बनना। और वैसे भी जब भी कोई कारेल बने तो उसका दूसरा फॉर्म तो एग्जिस्ट करवा ही लिया करो। तो कुल मिलाकर 3 आइसोमर बन रहे हैं। पहला इस जगह बन गया, दूसरा यहां बना, जो सेकंड है वो यहां बना इस जगह पे, लेकिन वो एक आर है और दूसरा एस है, एक आर है और दूसरा एस है, अगर आप मेरी बात को समझ पा रहे हो तो। उसके बाद मैंने आपको आइसोब्यूटेन दे दिया, फिर आपसे पूछा हाउ मेनी प्रोडक्ट्स विल बी फॉर्म्ड। थोड़ी सी अक्ल लगाओ, 1 1 1, एक जैसे ही हैं सारे। तुम्हें करना है यार ये काम। Yes. Yes, sir. कितने बनाऊं? 2+1. पता नहीं आप सोच नहीं पाते, या फिर आप सोचना चाहते नहीं हो। कुछ ना कुछ टेक्निकल फॉल्ट तो है, क्योंकि काम चल ही रहा है जब, लेकिन कब तक चलेगा? ये भी कारेल नहीं है और ये भी कारेल नहीं है, बोथ आर अकारेल, तो दो ही प्रोडक्ट बन रहे हैं। बताओ ना इसमें कारेल कौन है? 2+1 की बात अगर कर रहे हो आप। कोई हाँ ना में जवाब दे दो, काम करना है कि नहीं करना भाई? एक दो दिन ठीक रहते उसके बाद फिर अपनी हरकतों पे आते तुम लोग। हाउ मेनी मोनो ब्रोमिनेटेड और क्लोरीनेटेड प्रोडक्ट्स विल बी फॉर्म्ड? इसका क्लोरीनेशन करवाना है मैंने। फोर। एक तो यहां बन जाना है, यस। दूसरा यहां बन जाना है, तीसरा यहां बन जाना है, चौथा इस जगह पे बन जाना है। और आपको उस दिन भी बताया था कि जो 1 नंबर बना हुआ है, उसके इस जगह पर Cl लगा। जब Cl लगा तो ये वाला कार्बन क्या हो गया? कारेल। Chiral. तो फर्स्ट नंबर का एक R बन रहा है, दूसरा S बन रहा है। सेकंड नंबर जो बना, लेकिन अभी जस्ट बताया था एक दो दिन पहले यार, तुमने सब गायब कर दिया। और इस बात की क्या गारंटी है कि मैं अब बता रहा हूं आप इसको याद रखोगे? क्योंकि आपको इंटरेस्ट ही नहीं चीजों में, आप सिर्फ बैठते हो क्लास के अंदर। इज इट कारेल जिसको मैंने स्टार बनाया है?
No, sir. No, sir. No, sir. तो ये सेकंड बन गया। आपके सिर पे आपके पेरेंट्स का कर्जा है कि यार कुछ डिटरमाइन होके उतार दो यार, ऐसे क्या कर रहे हो? अरे आइसोप्रोपाइल मिथाइल क्लोराइड H, ये आपके पास 1 2 ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, 2 है इसके अंदर। जब भी कोई अकार्यल, कम से कम इसको ही 10 बार बोल के आज तक में, जब भी कोई अकार्यल कायरल में बदलेगा, आगे अपने आप सोच लेना भाई। ऐसे में जी। तुम तो सुबह वाले क्रैश कोर्स से भी निकम्मे हो गए यार, वही अच्छा बैच है, कम से कम रिस्पॉन्ड तो करवाने लगा दिया मैंने उन लोगों को। 11वीं 12वीं ब्लैंक है उनकी, बिल्कुल साफ है मामला। शुक्र है इस बार पेपर नहीं हुए 12वीं के, नहीं तो शायद वो आती ही ना क्रैश कोर्स में। जैसी उनकी हरकतें, जिस लेवल का उनको नॉलेज है, वो बात कर रहा हूँ। ये अकार्यल है और ये छठा बन गया। Yes. और जब भी आपके पास 6 स्ट्रक्चर का मिक्सचर हो, उसका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करो। 1 2 3 4 5 6 1 2 RS है, 4 5 RS है। जब इसका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कर रहे हो, तो ये भी आपकी कॉपी में लिखवाई थी लाइन कि कोई भी फिजिकल टेक्निक एनेंशियोमर्स को रेसिमिक मिक्सचर को सेपरेट नहीं कर पाएगी। यहाँ 4 आइसोमर्स आ गए। तो बड़ी सिंपल सी बात है, हेलोजिनेशन हमने परफेक्टली शुरू कर लिया है। उस हेलोजिनेशन के अंदर मैं जो बार बार आपके दिमाग में डालने की कोशिश कर रहा हूं, जब भी कभी कायरेल कार्बन बनता है, मोलिक्यूल शुड बी कंसिडर्ड एज कायरेल, तो उसका एक नहीं 2 फॉर्म कंसिडर होंगे। तो अगर 4 आइसोमर बन रहे हो, यू शुड चेक भी कोई कायरेल तो नहीं है। हाँ है, एक और जोड़ दो। यू शुड चेक 2 कायरेल तो नहीं है 4 में से, हाँ है, तो 4 को 6 बना दो। लो भाई, ये साइक्लोहेक्सेन है। How many monohalogenated products will be formed? One. 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 Only one. अगर मैं इसके बाद मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, सिर्फ स्ट्रक्चरल आइसोमर सोचना, ओनली स्ट्रक्चरल आइसोमर, ओनली स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। ओनली स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। Three, sir. एक यहां बन गया, दूसरा यहां बन गया, तीसरा यहां बन गया, फोर्थ इस जगह पे बन गया, और फिफ्थ जस्ट ऑपोजिट बन गया। तूने सिर्फ ये 3 सोचे, ऊपर वाला और एक सर। तो जहां जहां हाइड्रोजन पॉसिबल है सारे सोचने पड़ेंगे। मोनो हेलोजिनेटेड प्रोडक्ट्स, हाउ मेनी Four. मोनो हेलोजिनेटेड प्रोडक्ट्स? Four. एक यहां बन जाएगा, बराबर है। Yes, sir. दूसरा इन जगह पे बनेगा, थर्ड 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 थर्ड। कितने बताए थे आपने? 4। Four. यहां तो 3 ही बन रहे हैं। फोर्थ कहां बनेगा? ये थोड़ा सा गाइडेंस आप भी मेरे को दे दो, क्या पता मैं भी कोई गलती कर रहा हूं। पॉसिबिलिटी तो किसी भी बात की हो सकती है। देख लो भी इसको। Yes, sir. चलो इसके बनाना जरा।
सारे बना देना इसके जितने पॉसिबल हो पाए, मोनो हेलोजेनेटेड प्रोडक्ट्स। और जो भी गड़बड़ करने की कोशिश करेगा वो किसके साथ गड़बड़ कर रहा है ये भी सोच लेना, अपने साथ ही कर रहे हो। ये तो लाइफ का हमेशा फंडा है, जहां तुमने गड़बड़ करनी शुरू की तो समझ लेना तुम्हारे साथ ही हो रही है वो। तुम किसी के साथ गड़बड़ नहीं कर पाओगे, खुद के साथ ही करोगे। तुम्हें वहम है मैं आंसर नहीं दूंगा, देखो मैं आंसर में बच के निकल गया। अरे बच के तो निकल गया, खुद का नुकसान तो करा लिया। निकलते रहो बच बच के, फायदा क्या होना है। सर 5 सर 5। एक यहां बनना है, दूसरा यहां बनना है, थर्ड फोर्थ फिफ्थ। चलो इतना आपको सोचना आ गया, ये बहुत अच्छा करेक्टर है। आपने कारियल क्यों नहीं सोचे? करेल हैं? सोचे हैं 5 कारियल मिला के CH बराबर जब यहां पे Cl लगा दिया तो ये स्ट्रक्चर साफ दिख रहा है। ये कुछ मैंने गलत लिख दिया, ये स्ट्रक्चर साफ दिख रहा है, कारियल है। Yes. सर क्लोरोमिथाइल मिथाइल आइसो एन प्रोपाइल, तो 1 2 यही बन गए दो। तो इस पे लगाया तो सिर्फ थर्ड बना, इस पे लगाया तो मुझे लगता है एक और बन जाना है, क्योंकि इसकी जगह Cl इथाइल ये पूरा ग्रुप 4 5 बन जाना है। फिर आपने यहां लगाया, Correct. ये भी कारियल है, 6 7 बन जाना है। यहाँ 2 हाइड्रोजन होंगे, 8वां बन जाना है। Yes. जो जो कारियल का सेट है 1 2 है, और थर्ड नंबर नहीं है, ये अकेला है बेचारा। 4 5 सेट है, 6 7 सेट है, 8वां सेट नहीं है। तो जब इसका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करवाओगे 1 2 3 4 5 अलग से आइसोमर आ जाएंगे, तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के बाद 5 बनते हैं, और विदाउट फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन 8 बनते हैं। और मुझे लगता है एक दो बच्चों को ही पता होगा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से 5 क्यों बनते हैं और उसके बिना 8 क्यों बनते हैं। क्योंकि एनहांसमेंट्स नहीं है, क्या चीज? एनहांसमेंट्स नहीं अलग कर सकते। एक बार नहीं सारे बच्चे अपना वीडियो ऑन करना, अर्शित, भाविका, शशांक, उसके बाद ऑफ कर लेना, जैस्मीन। विद इन 1 मिनट मैं 60 सेकंड पूरा चुप हूँ, जो वीडियो ऑन नहीं करेगा वो क्लास से बाहर हो जाएगा, पर रिमूव हो जाएगा, वो वेटिंग रूम में नहीं जाएगा। सर वो आज वीडियो लैग कर रही थी तो इसलिए ऑफ हो गया था। 1 मिनट के लिए वीडियो ऑन करो। सर मेरे फोन का कैमरा नहीं चलता। कवर की तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आया, ये रिमूव हो रहा है भाई। कवर की तरफ से कोई जवाब नहीं आया, रिमूव हो रहा है ये। लास्ट एंड फाइनल कॉल, कवर की तरफ से कोई जवाब नहीं आया, रिमूव हो रहा है ये। 3 बार बोलने के बाद इनको सुनाई देता है यार। NRI लगते हैं सारे लोग ना। अरमानजोत, यस सर। वीडियो ऑन कर भाई। सलमान खान है क्या? हैं? वीडियो दिखाने के पैसे लेगा भाई। चलो देखो भाई, खुद के निकम्मेपन की वजह से ही अपना सब्जेक्ट लूज करोगे, और अभी लूज कर रहे हो पैसे देने के बाद भी, तो नुकसान खतरनाक है बाद में ये। क्योंकि जिस एज के लिए 12वीं बनी है ना, उस एज में अगर 12वीं नहीं सीखी ना, तो उसके बाद वाली एज में सीखना मुश्किल हो जाएगा। 11th को 11th में सीखना पड़ता है, 12th को 12th में सीखना पड़ता है। तो जो 11 12th के साथ अपॉर्चुनिटीज ऑफ द सिलेक्शन है वो बड़ी खतरनाक है, कि समझ के चलो बात को ना, मतलब हाई चांस है, हाई प्रायोरिटीज है। लेकिन तुम समझते ही नहीं इस बात को, तुम सोचते हो बाद में कर लेंगे, पता नहीं बाद में कब आएगा। तो जब भी मैं मोनो हेलोजिनेटेड प्रोडक्ट्स की बात कर रहा हूं, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे बनते हैं। एक बार मैं जितने जितने आपको मैंने लिखवाए हैं सब पे एक बार नजर मार ले। मीथेन में एक ही टाइप का H है, मीथेन में एक ही टाइप का H है,
इसलिए मिथाइल Yes. मिथाइल मतलब क्लोरोमीथेन बन गया। इथेन दोनों हाइड्रोजन सेम है, एक ही प्रोडक्ट बन गया। उसके बाद ये आपके पास प्रोपेन, तो पहला इस जगह दूसरा इस जगह, बीच में सेंटर में, तो दो आइसोमर बन गए और कोई भी कार्यल नहीं है। उसके बाद मैंने लिखा ब्यूटेन, ब्यूटेन में फर्स्ट पे और फोर्थ पे सेम नोमेनक्लेचर करके देख लो ना। कोई बच्चा अगर इस पे अपना काम करना चाहता है, नोमेनक्लेचर ऐसे भी हो सकता है, नोमेनक्लेचर ऐसे भी हो सकता है, तो ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन तो सेम हुआ ना, तो इन दोनों जगहों पे तो रिजल्ट सेम आएगा। ये आईपेक में दूसरा है तो इधर से भी तो आईपेक में दूसरा ही है ना, ये वाला भी दूसरा, ये वाला दूसरा, सेकंड सेकंड, तो इनका रिजल्ट भी तो सेम ही आएगा ना। दैट्स वाई मैं आपको Yes. वहां समझा रहा हूं ना कि जो आपका ब्यूटेन है, जो आपका ब्यूटेन है उसका फर्स्ट क्लास सेम प्रोडक्ट दे रहा है, सेकंड थर्ड सेम प्रोडक्ट दे रहा है, लेकिन जो सेकंड था वो प्रोकारेल है, प्रोकारेल, क्योंकि उसका हेलोजिनेशन, हाइड्रोक्सिलेशन, ब्रोमिनेशन, नाइट्रेशन, क्लियर, कुछ भी हो जाए भाई साहब कारेल बन जाते हैं। और एक बात मैं बार बार बोलता रहा हूं इनफाइनाइट टाइम्स, व्हेन अ कारेल चेंज टू कारेल रेसिमिनेशन होता है। तो हमें आंसर में 3 मिल गए, उसके आगे भी उसने कहा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करवा लो तो 2 आंसर आएंगे, क्योंकि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कभी भी In enantiomers and एनिंशियोमर्स को सेपरेट Separate नहीं नहीं कर कर सकते। पाएगा, जिसको रिजोल्यूशन बोलते हैं। नो रिजोल्यूशन इज पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ द डेक्स्ट्रोलीवो मिक्सचर एनिंशियोमर्स। और ये चाहे तो नोमेनक्लेचर करके देख लो, तो धीरे धीरे अकल आएगी, लेकिन काम तो करना पड़ेगा ना। 1 2 3, या फिर इसी को फिर लिखा 1 2 3 1 2 3, तो नोमेनक्लेचर ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। तो जो नोमेनक्लेचर ये वाला भी ठीक है, ये वाला भी ठीक है और ये वाला भी ठीक है, तो साफ पता चल रहा है कि 1 1 1 ये सब सेम प्रोडक्ट दे रहे हैं, जो कि मैंने लिख रखे हैं इधर। लेकिन कोई कार्यल था नहीं, दैट्स व्हाई 2 ही आंसर पे हमें बात मिल गई। कोई कार्यल था नहीं, इसलिए 2 ही आंसर पे हमारी बात बन गई। लो जी, अब ये वाले स्ट्रक्चर को देखकर हमें पता चला कि टोटल 6 बन रहे हैं, लेकिन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करवाया तो रिजल्ट हमारे पास 4 ही आया, क्योंकि इसमें से 1 और 3 कारेल थे। कारेल के 2 फॉर्म कंसीडर करने, अगर एक ही कारेल कार्बन है तो कारेल कार्बन ज्यादा हो जाए तो फिर वो हमारे फॉर्मूले थे ना पीछे, जिसका भी टेस्ट होना है, 2 n, जब 2 बराबर टुकड़े ना हो रहे हो, 2 n -1 प्लस 2 n/2 - 1, जब हमारे पास नंबर ऑफ कारेल कार्बन ओड हो, फिर इवन हो, इवन वाला फॉर्मूला मैंने बताया था अभी, फिर ओड हो, तो वो तरीके भी लगाए जा सकते हैं। तो मोनो हेलोजेनेटेड प्रोडक्ट्स हो सकता है आपको बनाने आगे हो। चलो इसके 3 बन रहे हैं, 4 बन रहे हैं, 5 बन रहे हैं, कितने बन रहे हैं, कितने कारेल बन रहे हैं बताना जरा। हाउ मेनी मोनो हेलोजेनेटेड प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड? 1 5 One. 1 1, ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला एक ही है। yes, ठीक होगी भाई बात, सिंपल। इसके तो पक्का 3 4 बन ही जाने आज। 2 3 डाइमिथाइल ब्यूटेन मोनोक्लोरिनेशन करवाना है। सर 2 2 1 2 1 1 1 2 2 2 बन गए। और कोई कारेल तो नहीं है no, नो सर जिस पे तुमने फर्स्ट नंबर पे हाइड्रोजन लगाया, हाइड्रोजन हटाया और क्लोरीन लगाया, वहां 2 H बचे हुए हैं अभी भी, तो 2 H वाला तो कभी कारेल हो ही नहीं सकता ना। और जब इस पे लगाया जिस पे मेरा पेन जा रहा है अभी, इस वाले पे, तो 2 मिथाइल नहीं। थे ऑलरेडी, दैट्स वाई भी ये कारेल नहीं हो पाया। तो ऐसे करके आप प्रैक्टिस खेल सकते हो इसकी। तो पहला था एल्केन्स की रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या है, उसके बाद था तो रिएक्शन किससे हो रही है, उसकी रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या है, कौन सा मैकेनिज्म पे हो रहा है, कितने मोनोहेलोजिनेटेड प्रोडक्ट बन रहे हैं। चलो जी। Excuse me, sir. हाँ जो आपने फर्स्ट वाला किया है वहां पर कैरेलिटी शो होगी नहीं? नहीं क्यों नहीं होगी, मैंने कंसीडर नहीं करवाई, होगी क्यों नहीं होगी, इसके अंदर कैरलिटी आई जाएगी। सर ये नहीं, अभी वाला जी।
अभी वाले को तुम देखो, तुम मुझे बताओ कि यहां हो रही है तो मैं तुम्हारी बात मान लूंगा। मैं भी गलती कर सकता हूं, इसमें कोई खास बात है ही नहीं। बताओ कहाँ आ रहा है बेटा? सेकंड वाला यहां आ रहा है, बिल्कुल ठीक है, परफेक्ट है। तो 3 बन गए, 3 आ रहे हैं भी, 3 आ रहे हैं इसके ना। कार्यल है वो, सेकंड वाला कार्बन कार्यल है, ओवरऑल मोलिक्यूल कार्यल है, ओवरऑल मोलिक्यूल कार्यल है। लो जी, अब थोड़ा सा इसके मैकेनिज्म की तरफ झांकते हैं। ये 100% एक एक लाइन का डिस्कशन, तो इसका नोट्स प्रॉपर वे में बनाते रहना साथ साथ में। अगले चैप्टर में इसके मिनिमम से 10-12 क्वेश्चन और मैक्सिमम 15-17-18-20 क्वेश्चन भी मिल जाएंगे आपको। रिएक्टिविटी ऑर्डर, मोनोहेलोजिनेटेड प्रोडक्ट्स, कौन कार्यल है, कौन अकार्यल है, कौन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट आउट हो रहा है, ये सब मिल जाएगा आपको। तो अभी सीख के जाओ, काम आसान हो जाएगा। और एल्केन के हेलोजिनेशन में ये मिलता ही मिलता है। नाउ लिसन केयरफुली। तो जब भी कभी कोई फ्री रेडिकल, कोई बोल रहा है, यस सर, एक लास्ट स्लाइड पे ना थोड़ा सा डाउट था सर। यहाँ पे जिसके साथ आप क्लोरीन जुड़ा हुआ है वो कार्बन कार्यल नहीं है, उसके पड़ोस वाला कार्बन कार्यल है, दैट्स व्हाई मॉलिक्यूल इज कार्यल। और कोई मॉलिक्यूल कार्यल है तो उसका दूसरा फॉर्म भी हमें साथ में कंसीडर करना पड़ता है। ये जरूरी सर नहीं मैंने है, वो गलत मॉलिक्यूल पा रही हूँ, कोई बात नहीं। उससे थोड़ा डाउट था। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन कहीं भी हो रही हो, उसके 3 स्टेप होंगे बच्चे। एक होएगा CIS, चेन इनिशिएशन, दूसरा होएगा चेन प्रोपेगेशन, तीसरा होएगा चेन टर्मिनेशन। चेन इनिशिएशन, चेन प्रोपेगेशन, चेन टर्मिनेशन, चेन इनिशिएशन, चेन प्रोपेगेशन, चेन टर्मिनेशन। और हमेशा अपनी कॉपी में लिख के रखना, जब भी कभी तुम्हें फ्री रेडिकल रिएक्शन करवानी हो तो तुम्हारे लिए फैक्टर्स के अंदर सबसे दमदार फैक्टर्स है, एक कोड बना रखा है मैंने, हेल्पर, HELPR। एरो पे कभी हीट लिखी हो, एरो पे कभी इलेक्ट्रिक करंट लिखा हो, एरो पे कभी लाइट लिखी हो, एरो पे कभी पेरोक्साइड लिखा हो, एरो पे कभी रेडिएशन लिखे हो, हीट, इलेक्ट्रिक करंट, लाइट, पेरोक्साइड, रेडिएशन। एरो पे कभी हीट लिखी हो, एरो पे कभी हीट इलेक्ट्रिक करंट लिखा हो, या लाइट लिखी हो, या पेरोक्साइड लिखा हो, या रेडिएशन लिखे हो, तो समझ जाना कि ये इस रिएक्शन में फ्री रेडिकल रिएक्शन प्रमोट करना चाहता है। yes. चलो जी, शुरुआत करते हैं CIS से, चेन इनिशिएशन स्टेप। लाइट की प्रेजेंस में जो हेलोजन है उसका होमोलाइसिस हो गया। होमोलाइसिस का मतलब होता है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। होमोलाइसिस टूटना, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, होमोलाइसिस। तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कुछ ऐसे शो करते हैं। और शायद बच्चों को पता हो, जब भी कभी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होएगा तो फ्री रेडिकल्स बनते हैं। ये इनिशिएट हो गई रिएक्शन, ये रिएक्शन इनिशिएट हो गई है, रिएक्शन इनिशिएट हो गई है, इनिशिएशन बोलते हैं इसको, इनिशिएट हो गई है। अब आपके पास है CPS, चेन प्रोपेगेशन। चेन प्रोपेगेशन, जो आपके पास फ्री रेडिकल बना ना, वो एल्केन पर अटैक करेगा, वो एल्केन पर अटैक करेगा और इससे एक मिथाइल फ्री रेडिकल HCl बना देगा। अगर किसी पेपर वाले ने एक और पॉसिबिलिटी एक्सप्लोर कर रखी हो, क्या? ये वाली, तो उसकी इस बात को बिल्कुल मानना ही नहीं तुमने। बिल्कुल नहीं मानना उसकी बात को। क्यों नहीं मानना उसकी बात को? क्योंकि इसकी एक्टिवेशन एनर्जी वेरी हाई है। और तुमने कभी नाम सुना होगा
एक चैप्टर का नाम है केमिकल काइनेटिक्स। उस केमिकल काइनेटिक्स के अंदर साफ साफ लिखा हुआ है कि जिसकी भी एक्टिवेशन एनर्जी हाई है उसका रेट ऑफ रिएक्शन वेरी वेरी स्लो है। ऐसी रिएक्शंस प्रोसीड ही नहीं करती हैं, ऐसी रिएक्शंस फॉरवर्ड जाती ही नहीं है। Yes, sir. इसीलिए पेपर में कभी भी प्रोडक्ट साइड में एच डॉट बना रखा हो उसको क्रॉस करके आ जाना, लिखकर क्रॉस कर दो कि ये सीपीएस नहीं है, नॉट अ सीपीएस। ये सीपीएस हो ही नहीं सकता, ये सीपीएस होएगा ही नहीं कभी भी। उसकी वजह है हमारे पास, क्योंकि एच डॉट बनना कहीं ना कहीं हाई एक्टिवेशन एनर्जी की डिमांड कर रहा है। चलो जी, मिथाइल फ्री रेडिकल बन गया, तुम्हारे पास ऑलरेडी क्लोरीन पड़ा हुआ है, उसका होमोलाइसिस करवाया। अब स्टेप ए और स्टेप बी, जब तक तुम्हारे पास मीथेन क्लोरीन अवेलेबल रहेंगे चलते रहेंगे चलते रहेंगे चलते रहेंगे चलते रहेंगे चलते रहेंगे, जब तक तुम्हारे पास मीथेन और क्लोरीन अवेलेबल रहेंगे। कभी तुमने एनवायरमेंटल केमिस्ट्री पढ़ी हो, जिसके चांस मुझे नेग्लिजिबल लगते हैं 11वीं क्लास में, क्योंकि तुमने तो इक्विलिब्रियम वगैरह भी सब छोड़ छाड़ दिए। एनवायरमेंटल तो मेरे ख्याल में कम ही चांस रहा होगा देखने का, या फिर तुमने उसको इंपॉर्टेंट मान के पढ़ा भी हो सकता है। भैया सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर तो एनवायरमेंटल ही है, क्योंकि एनवायरमेंट तो बहुत ज्यादा खराब हो रहा है, तो उसको बचाने के लिए तुम लोग आगे आना चाहता होगे, तो इसीलिए तुम लोग ने एनवायरमेंटल केमिस्ट्री को धुआंधार तरीके से पढ़ा होगा। वहां ना ग्लोबल वार्मिंग था, उस जगह पे ना कहीं फ्रियोन्स की वजह से ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस इफेक्ट था। वह इसी टाइप की चेन रिएक्शन दिखाई गई है एनसीईआरटी में, कहीं और की बात नहीं कर रहा मैं, एनसीईआरटी में बात कर रहा हूं। तो वो करता क्या, एक फ्री रेडिकल अगला फ्री रेडिकल बना देता है, वो अगला बना देता है, वो उससे अगला बना देता है, वो उससे अगला बना देता है, वही चल रहा है। मीथेन सबस्ट्रेट है, क्लोरीन फ्री रेडिकल ने अटैक किया, मिथाइल एफआर बना, इस मिथाइल एफआर ने फर्दर एक और एफआर, जब तक दोनों में से खत्म नहीं हो जाता, जब तक दोनों में से एक खत्म नहीं हो जाता, तब तक ये प्रोपेगेशन 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 चलता रहेगा। या तो मीथेन खत्म हो जाए या क्लोरीन खत्म हो जाए, दोनों में से एक खत्म होएगा तभी बात बनेगी। अब है टर्मिनेशन अब है टर्मिनेशन, अब है चेन टर्मिनेशन। बड़ा आसान है। ऑल पॉसिबल फ्री रेडिकल्स कंबाइंड, जो जहां पॉसिबल हो वो उससे जुड़ गया। मान लो मिथाइल फ्री रेडिकल बच गया, उसको क्लोरीन नहीं मिल रहा हो, तो ये इथेन बना सकता है। लेकिन प्रोडक्ट साइड में गलती से भी एफआर नहीं होना चाहिए, प्रोडक्ट साइड में गलती से भी फ्री रेडिकल नहीं होना चाहिए, प्रोडक्ट साइड में गलती से भी फ्री रेडिकल नहीं होना चाहिए। अगर हो गया तो वो सीटीएस है ही नहीं, वो टर्मिनेशन है ही नहीं। अगर प्रोडक्ट साइड में गलती से भी आपको एफआर दिख गया, अगर प्रोडक्ट साइड में गलती से भी आपको फ्री रेडिकल दिख गया, तो वो सीटीएस है ही नहीं, टर्मिनेशन है ही नहीं। क्योंकि टर्मिनेशन का मतलब है ऑल फ्री रेडिकल आर कंबाइंड टुगेदर, सारे फ्री रेडिकल एक दूसरे से रिएक्ट कर गए, वो आपके पास है टर्मिनेशन। तो जो पॉसिबल हो, मान लो ये पॉसिबल हो तो ये दोनों आपस में रिएक्ट कर गए। चलो जी, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये इसकी मैकेनिज्म हुई, फैक्टर्स अफेक्टिंग, तो फिर इस टेस्ट में नहीं आ रहा, कोई गलती से इसको याद मत करने बैठ जाना, लेकिन जैसे ही तुम्हारा पेपर खत्म हो उसके बाद इसको 2 बार रिवाइज कर लेना, क्योंकि वेरी फर्स्ट डे पेपर के डिस्कशन के बाद यही शुरू हो जाएगा। एल्काइल हैलाइड के प्रिपरेशन का पहला मेथड यही है, और एल्केन की केमिकल रिएक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन यही है। तो जो आज का डिस्कशन हम कर रहे हैं ये टेस्ट का पार्ट नहीं है, बट नेक्स्ट टेस्ट में ये पार्ट होएगा। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट कर रहे हैं? पहली बात, हीट, इलेक्ट्रिक करंट, लाइट, पेरोक्साइड रेडिएशन, ये सारे के सारे मिलकर फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को बढ़ाते हैं। अगर लाइट हो प्रमोट करेगा, इलेक्ट्रिक करंट हो प्रमोट करेगा, हीट हो प्रमोट करेगा, पेरोक्साइड हो तो प्रमोट करेगा। ये सारे के सारे फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को प्रमोट करते हैं, एफआरएस को प्रमोट करते हैं।
लो जी, नंबर 2, कहीं ना कहीं अगर आपको फ्री रेडिकल बनाने वाली कोई स्पीसीज मिल जाए, लाइक टेट्रा, इथाइल, लेड, पीबी पर कई सारे इथाइल ग्रुप है, ये कलेक्टिवली आपको फ्री रेडिकल बनाने में हेल्प करते हैं। पहले इसको पेट्रोल में डालते थे, इसको एंटी नोकिंग एजेंट बोलते हैं, कभी आपके टीचर ने आपको 11वीं क्लास में बताया हो, एंटी नोकिंग एजेंट। ये ना पेट्रोल में डालते थे पहले, वो कई बार क्या होता है पेट्रोल में मिक्सिंग कर दी, कैरोसिन डाल दिया, तो पेट्रोल में मिक्सिंग करके जब कैरोसिन डाल दिया ना, उसकी ब्रांचिंग करवाने में काम आता था ये। पर आजकल इसको डालते नहीं है, लेडलेस पेट्रोल डालते हैं, लेडलेस पेट्रोल, क्योंकि मान के चलते हैं कि पेट्रोल में मिक्सिंग करवाई नहीं है। लेकिन अगर पेट्रोल में मिक्सिंग है तो उसमें लेड डालना चाहिए, इस फॉर्म में टेट्राइथाइल लेड, ब्रांचिंग करेगा ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल्स। लो जी, तीसरी बात, ऑक्सीजन की प्रेजेंस, ये दो टाइप से इफेक्ट डालेगी। इनिशियली तो रेट डिक्रीज करेगी, बिकॉज ये ब्लॉक्स द इनिशियल फ्री रेडिकल्स, शुरू शुरू में फ्री रेडिकल्स को ब्लॉक कर देती है ये। देन आफ्टर खुद ये एफआर बनाने लगती है, उसके बाद खुद ही ये फ्री रेडिकल्स बनाने लगती है। कैसे, चेक कर लेते हैं जी। चेन इनिशिएशन से चेन प्रोपेगेशन में आपने देखा था, मिथेन पर क्लोरीन का अटैक हुआ, मिथाइल बना, HCl बना, तुमने बाहर से सडन ऑक्सीजन ऐड कर दी, क्लियर ना, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ, तो मिथाइल फ्री रेडिकल ना ओ से सडन ब्लॉक हो गया। जैसे ही एकदम कॉन्सेंट्रेशन मिथाइल की गिरेगी, जैसे ही सडन मिथाइल की कॉन्सेंट्रेशन गिरेगी, वैसे रेट भी गिर जाएगा। जैसे ही मिथाइल की कॉन्सेंट्रेशन सडन डाउन आएगी, वैसे ही तुम्हारे पास रेट डाउन, एंड देन आफ्टर ये खुद एक एफआर है, फिर रेट इंप्रूव कर जाएगा। तो ये तीन फैक्टर हैं जो आपके दिमाग में ऑलवेज रहने चाहिए। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अगर प्रमोट करनी है, हीट, इलेक्ट्रिक करंट, लाइट, पेरोक्साइड रेडिएशन, ये सब हमें मिलने चाहिए। एंटी नोकिंग एजेंट फ्री रेडिकल बना के देगा, वो हमें मिलना चाहिए। ऑक्सीजन की प्रेजेंस इनिशियली रेट ऑफ रिएक्शन को डाउन करती है, देन आफ्टर इंक्रीज करती है। तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस आपको शुरू शुरू में रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट कर सकती है डाउन करने में, ये हमें पता होना चाहिए। लो जी, अब एग्जैक्टली मेरे पास ना 15-20 मिनट है क्लास के, तो इसमें बस मैंने परसेंटेज बतानी है आपको, वो कल कर लेंगे, आप डाउट पूछ सकते हो। सर ये थर्ड स्टेप रिपीट करना, मेरी वीडियो पॉज हो गई थी। ऑक्सीजन जब किसी रिएक्शन में एंट्री करेगा, तो जो प्रोपेगेशन स्टेप का फ्री रेडिकल है, ऑक्सीजन जब किसी रिएक्शन में एंट्री करेगा तो फ्री रेडिकल रिएक्शन के अंदर जो एफआर बन रहा है उसे कंबाइन कर गया, और जैसे ही कंबाइन किया, सडन फ्री रेडिकल्स डाउन चले गए। और जब भी कभी फ्री रेडिकल्स की क्वांटिटी, कॉन्सेंट्रेशन डाउन जाएगी, रेट ऑफ रिएक्शन भी डाउन चला जाएगा। हाँ भाई, ऑर्गेनिक जीओसी के क्वेश्चंस में लास्ट तुमने मेरे से 3-4, 3-5, 3-6 ऐसे कुछ पूछा था शायद, 37 तक हो गया, 37 तक हो गए। 3.7. 3.7 तक। हाँ भाई, बोलो बोलो, फटाफट बोलो। 3.8। 3.8.
3.8 में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप मेक्स द स्ट्रक्चर एसिडिक। तो जो तुम्हारे पास जो एच डी है, एच डी, उस पर नजर मारो, दोनों तरफ से इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से घिरा हुआ है। यस सर। यहाँ भी है, यहाँ भी है, और यहाँ कार्बन पे हाइड्रोजन है। लेकिन इससे भी अच्छा मुझे एक और दिख रहा है, नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ। और कल भी आपको चिल्ला चिल्ला के बताया था, इन दोनों की हालत तो सेम है, लेकिन जो N से जुड़ा हुआ H है, वो एक इलेक्ट्रोनेगेटिव से जुड़ा हुआ H है, उसका एसिडिक नेचर क्या होएगा, ज्यादा होएगा। दो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स के बीच में अगर कोई एटम हुए, उस पर H हुए, वो एसिडिक हो जाएगा। तो ये भी एसिडिक है, ये भी एसिडिक है, बट कार्बन से जुड़ा हुआ, नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव से जुड़ा हुआ H ज्यादा एसिडिक होता है। यस Yes, sir. नंबर बोलो। गलत सर। क्या कह रहा है? 3.12। यार इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप मेक्स द एसिडिक, स्ट्रॉन्ग बेस की बात कर रहा है वो। स्ट्रॉन्ग बेस मतलब जिसका नेगेटिव। सिंपल सी बात है, अच्छे एसिड का कॉन्जुगेट क्या होएगा, वीक होएगा। ठीक है। तो सबसे अच्छा एसिड किसका बनेगा, फोर्थ का। कॉन्जुगेट क्या बनेगा, वीक बनेगा। और सबसे बुरा एसिड कौन है, सेकंड वाला, उसका कॉन्जुगेट क्या बनेगा, स्ट्रॉन्ग बनेगा। यस सर। वीक प्रोड्यूसेस स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग प्रोड्यूसेस वीक। अगर इधर एसिड है या बेस है, तो उधर बेस एसिड है, जिसको तुम लोग कॉन्जुगेटेड सिस्टम बोलते हो। तो सबसे पहले एच एच लगा के सोच लो, गोली मारो। सेकंड, फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ में किस नेगेटिव पे, किस ओ पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा है, सेकंड में। और किसी के ओ यस पे जितना नेगेटिव होएगा, उसकी बेसिसिटी उतनी बढ़ जानी है। यस सर। नंबर बोलो। 16। 5.16. कौन सा? 3.16। एक बार पढ़ के देख, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटाइन ही तो है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप मेक्स द स्ट्रक्चर अनस्टेबल, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग मेक्स स्टेबल। तो बी है वो सबसे खतरनाक स्टेबल हो रहा है, और जो ए है वो खतरनाक अनस्टेबल हो रहा है। यस सर। तो बी कहां कहां दे रखा है आपको, सेकंड में एंड थर्ड में। और ए कहां कहां दे रखा है, सेकंड में। क्योंकि ए में कौन है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, बी में कौन है, इलेक्ट्रॉन डोनर। तो कार्बोकटाइन की स्टेबिलिटी को कौन फेवर करता है, पॉजिटिव एम, पॉजिटिव एच, पॉजिटिव आई, पॉजिटिव आर। और कौन, यस। कौन अपोज अपोज करता है, सारे माइनस। अगला नंबर 5.16. 5। Yes, sir. इसके बीच में इसके बीच में कोई डाउट हो तो बोल दो भाई। तो 5.4। 5.4। यस। बीच वाली इतने सारे छोड़ दिए होंगे ना। नो सर। No, sir. अरे कार्बोनेन बना ले भाई। 5.4 में लिथियम हटा, कार्बोनेन बना। और कार्बोनेन कौन सा स्टेबल होता है, जिसपे पॉजिटिव इंडक्शन सबसे कम हो, थर्ड। यस सर। मेटल से जुड़ा हुआ कार्बन तो नेगेटिव होएगा ना, Yes, sir. मेटल से जुड़ा हुआ कार्बन तो नेगेटिव ही होएगा। यस सर। अगला नंबर 5.14। which of the following contains 4 pair of electrons around central atom। 4 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब पूरे के पूरे 4 सेट चाहिए ना, 8 इलेक्ट्रॉन, मतलब सेकंड ही हो सकता है। पहले के पास 6 है, दूसरे के पास 8 है, ऑक्टेट कंप्लीट है। तीसरे के पास 7 है, चौथे के पास चाहिए कार्बीन। यस सर। 16 सर।
इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑल द कार्बन एटम्स आर sp2 हाइब्रिड। ऑल द कार्बन एटम कह रहे हैं ना, मिथाइल में तो है ही बेचारा एक, कार्बीन में बेचारा है ही एक, ये sp3 ये sp2, इसमें भी एक sp3 एक sp2, बस दो ही आंसर आएंगे ए एंड बी। और But सर no- सर ए एंड सी है। पीछे तो गलत दिया हुआ है। sp2 यस सर गलती है। यस ऑल द कार्बन एटम्स आर, तो पहला दूसरा ही है, करेक्शन लगा लेना, पहला दूसरा ही है। इथाइल तो कैसे हो सकता है, और इथाइल कार्बोक्टाइन कार्बोनेन दोनों ही नहीं हो सकते। यस 17 19 17 बच्चे पूछ रहे हैं कौन स्टेबल है जहां बैक बॉन्डिंग होगी, सेकंड आंसर। यस कौन सा कार्बोक्टाइन सबसे ज्यादा स्टेबल है जहां बैक बॉन्डिंग हो गई? यस कौन सा कार्बोक्टाइन स्टेबल है जहां बैक बॉन्डिंग हो गई है? यस बोलते जाओ। 19 सर 19 नंबर बच्चे फोर्थ के अंदर देख लो, रेजोनेंस भी सर। हो रहा है? हमने पहले रेजोनेंस नहीं देखना सर, तो रेजोनेंस ही देखा है। पहले मतलब फर्स्ट वाले की रेजोनेंस फर्स्ट वाले में बताया था, तूने सुना नहीं मेरी बात को, परपेंडिकुलर हो गया उसका वो इलेक्ट्रॉन, ये वाला Yes, sir. ऑर्बिटल इसके साथ परपेंडिकुलर ओवरलैपिंग कर ही नहीं पा रहा, यस सर डॉट तो रेजोनेंस में गया ही नहीं। रेजोनेंस में तो अंदर के 3 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। यस सर हम्म यस सर नेक्स्ट बोलना। सर 23 कौन सा? 23 होमोलाइटिक क्लीवेज ऑफ विच कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड रिक्वायर्ड मैक्सिमम एनर्जी, मतलब कहाँ ट्रिपल बॉन्ड कैरेक्टर सबसे ज्यादा है? मैक्सिमम एनर्जी का मतलब तो ये हुआ ना, बॉन्ड एनर्जी तो तभी लगेगी जब बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होएगा। यस सर तो जब आप ए की बात करो तो यहाँ हाइपर कॉन्जुगेशन हो नहीं रहा, जब आप बी की बात करो तो ये sp2 है, तो यहाँ भी थोड़ा सा मेरे को शक लग रहा है कि इस बॉन्ड को तोड़ना डिफिकल्ट हो सकता है। बी आंसर आ गया बच्चे, यस सर यस क्योंकि एक sp2 और sp के बीच में फंसा हुआ बॉन्ड, एक sp2 और sp के बीच में फंसा हुआ बॉन्ड यस अपने आप ही टूट जाएगा, देरी से टूटेगा, क्योंकि उसके अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा हो गया, जैसे HF नहीं होता, HF यस यस सेम। 25 कौन सा? 25 विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरमीडिएट इज नॉट प्लेनर? टर्शरी ब्यूटाइल फ्री रेडिकल, टर्शरी ब्यूटाइल बच्चे वही होएगा ना जिसका sp3 होएगा ना, sp3 पिरामिडल हो जाएगा ना, प्लेनर कहां से हो यस जाएगा? सर थर्ड आंसर। यस सर 27 कौन सा? 27 27 ही पूछा था मेरे ख्याल में। अच्छा ये अलग है, बैक बॉन्डिंग करा दे, बात खत्म कर, और टर्शरी हो तो तेरे पास जो फर्स्ट और थर्ड है दोनों में बैक बॉन्डिंग है, और फर्स्ट Yes, वाले sir. में टर्शरी है, तो दो Yes, फैक्टर sir. लग गए, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोक्टाइन के 2 फैक्टर लग गए। एक तो बैक बॉन्डिंग भी हो गई, ऊपर से टर्शरी भी हो गया। यस सर और बोल। 6.4 6.4 पक्का? 538 तक डाउट नहीं है? नो सर नो सर 6.4, हाँ ये एक्चुअल में ना थोड़ा सा इसको जब आप जाओगे ना, तुम लोगों की आवाज नहीं आ रही ढंग से ना, ना वंशिका की आई ना
क्या कह रहे हो? सर कल की स्लाइड्स देखनी है। अकेले स्लाइड देखने से क्या होएगा पुत्र जी? स्लाइड तो मैं भेज देता हूं आपको, लेकिन उससे फायदा कुछ नहीं ना। ये कल की पहली स्लाइड है, ये कल की दूसरी स्लाइड है, जो इस टेस्ट के बाद डिस्कशन में आएंगी। ये कल की तीसरी स्लाइड है, ये फोर्थ है, फिफ्थ स्लाइड, ये सिक्स्थ स्लाइड है कल की, ये सेवेंथ है। इसके आगे हम लिखेंगे आज। थैंक यू सर। हाँ भाई, परसेंटेज यील्ड ऑफ द मोनो हेलो एल्केन्स, परसेंटेज यील्ड ऑफ द मोनो हेलो एल्केन्स। मोनो और वर्ड फंसा लेना यहाँ पे। जो भी आप कर रहे थे ना काम, उसमें आपको परसेंटेज यील्ड निकालनी है। तो सबसे पहले एक टेबल बना लें। यहाँ टाइप ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड चाहिए होगा, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। ठीक है जी। यहां मुझे रिलेटिव रिएक्टिविटी लिखनी है, क्लोरीन की और ब्रोमीन की। रिलेटिव रिएक्टिविटी लिखनी है क्लोरीन की और ब्रोमीन की। जो क्लोरीन की रिलेटिव रिएक्टिविटी है 1 3.85, इसका मतलब क्या है कि जो क्लोरीन है वो प्राइमरी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को लेकर अगर 1 रिएक्टिविटी शो कर रहा है, तो सेकेंडरी के टूवर्ड्स वो 4 गुना ज्यादा रिएक्टिव है। तो अगर प्राइमरी की यील्ड 10 आ रही है, तो सेकेंडरी की यील्ड उससे 4 गुना आ रही है, और टर्शरी प्राइमरी के कंपैरिजन में 5 गुना ज्यादा यील्ड दे रहा है। और ये तो डेंजरस है, 182 1600। ब्रोमिनेशन में स्पीड, रिलेटिव रिएक्टिविटी और थोड़ी सी ज्यादा हो गई है। ब्रोमिनेशन में रिलेटिव रिएक्टिविटी की स्पीड और थोड़ी सी फास्ट हो गई है। अब थोड़ा सा हम चेक कर लें कैसे निकालनी है परसेंटेज। ये मैंने प्रोपेन लिखा, प्रोपेन का मैंने क्लोरीनेशन करवाया, और लाइट मतलब रूम टेम्परेचर पे रिएक्शन हो जाती है। तो इससे 1 क्लोरो प्रोपेन बना, फिर 2 क्लोरो प्रोपेन बना। अब मुझे परसेंटेज ऑफ 1 क्लोरो प्रोपेन निकालनी है। तो मैं क्या करूंगा जी, थोड़ा सा आपको चेक करना है। यहां नंबर ऑफ द हाइड्रोजन एटम्स which gives one chloropropane into relative reactivity तो अगर बच्चे प्रोपेन को चेक कर लें, प्रोपेन के अंदर 6 ऐसे हाइड्रोजन है, प्रोपेन के अंदर 6 ऐसे हाइड्रोजन है जो 1 क्लोरोप्रोपेन दे रहे हैं। इतना तो मेरे ख्याल में आपको समझ ही आ रहा होगा कि अगर मैं किसी को भी एक एक करके हटाता रहूं, बार बार 1 क्लोरोप्रोपेन ही आएगा।
और उसकी रिलेटिव रिएक्टिविटी टेबल में क्या है, 1 है। सिमिलरली अगर मैं परसेंटेज ऑफ 2 क्लोरोप्रोपेन निकालने की कोशिश करूं तो वही सेम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स which will give the 2 chloropropane. 2 chloropropane into relative reactivity यहां आपको नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने दिखेंगे, 2, क्योंकि इन दोनों ने मिलकर एक जैसा प्रोडक्ट देना है। और रिलेटिव रिएक्टिविटी क्या है, 3.8। तो ये 6 हो गया, ये 7.6 हो गया। अगर इस पे आपकी यस है तो आगे बढ़े, अगर इस पे भी समझ नहीं है तो फिर हम रुक जाए, वापस समझाएं। यस यस परसेंटेज 2 क्लोरो समझा परसेंटेज तो भी निकलनी है, परसेंटेज तो भी समझाई नहीं है, परसेंटेज तो दोनों की निकलेगी अभी। मैंने तो सिर्फ फॉर्मूले के अंदर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स विच विल गिव द 2 क्लोरोप्रोपेन, इस 2 क्लोरोप्रोपेन को चेक करो, इस प्रोपेन को चेक करो कितने हाइड्रोजन 2 क्लोरोप्रोपेन दे सकते हैं, कितने हाइड्रोजन 2 क्लोरोप्रोपेन। क्वेश्चन थोड़ी बदलेगा, क्वेश्चन तो सेम है, आंसर सोचो ना। कितने हाइड्रोजन 2 क्लोरोप्रोपेन दे सकते हैं, ये वाला नहीं, ये वाला नहीं, यही दे सकते हैं ना 2 क्लोरोप्रोपेन। तो ये 2 हैं, मैंने 2 लिख दिए। और इनकी रिलेटिव रिएक्टिविटी क्या है, 3.8 है, तो उससे मल्टीप्लाई कर दिया। लो जी, अब 1 क्लोरोप्रोपेन की परसेंटेज निकालनी है, तो टोटल यील्ड पहले लिख दूं। टोटल यील्ड 6 प्लस 7.6 इज इक्वल टू 13.6, ये टोटल यील्ड हो गई है। ठीक होगी बात। अब परसेंटेज पे आना है, तो तुम स्मार्ट हो सारे के सारे, ऐसा तुम्हें लगता है। परसेंटेज ऑफ 1 क्लोरोप्रोपेन 6 डिवाइडेड बाय 13.6 इंटू 100। परसेंटेज ऑफ 2 क्लोरोप्रोपेन 7.6। ये समझो ना, अभी टोटल आपके पीएमटी के मार्क्स हैं 13.6, ठीक है ना। और 6 आ रखे हैं तुम्हारे फिजिक्स में और 7.6 आ रखे हैं केमिस्ट्री में, या वाइस वर्सा, जो भी है। क्लियर। तो अगर केमिस्ट्री की परसेंटेज निकालनी हो तो 7.6 डिवाइडेड बाय 13.6 इंटू 100, और अगर फिजिक्स की निकालनी हो तो 6 डिवाइडेड बाय 13.6 इंटू 100। तो ये 1 क्लोरोप्रोपेन की परसेंटेज अप्रोक्सीमेट 45% आ जाएगी, और 2 क्लोरोप्रोपेन की परसेंटेज 55% आ जाएगी। अप्रोक्सीमेट निकाला है ना, 6 डिवाइडेड बाय 13.6 करके। यस ऐसे हम लोग अब ब्रोमिनेशन का 1 ब्रोमो और 2 ब्रोमो प्रोपेन निकालेंगे। उसमें आप लोग ही अगर अपना दिमाग लगाओ तो ज्यादा मजा आएगा। 1 ब्रोमो प्रोपेन, 2 ब्रोमो प्रोपेन, कितने हाइड्रोजन 1 ब्रोमो दे रहे हैं, 6। कितने हाइड्रोजन 2 ब्रोमो दे रहे हैं, 2। रिलेटिव रिएक्टिविटी एक की 1 है, एक की 82 है। टोटल यील्ड 170 है। परसेंटेज निकालनी हो 6 बाय 170 इंटू 100, अप्रोक्सीमेट 3%। 164 170 इंटू 100 97%। ये थोड़ा सा फास्ट हो गया, लेकिन हो सकता है आपको समझ में आ गया हो। यस 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 बट जो ब्रोमिनेशन है ना, इसको टेम्परेचर थोड़ा सा हाई चाहिए। ब्रोमिनेशन
required bromination requires high temperature as compared to chlorination, लेकिन yield दमदार आ रही है, एक सिर्फ 3% आ गई और एक 97% हो गई है। चलो इसके बारे में बात करेंगे थोड़ी देर में। अभी फिलहाल मैं आपको एक क्वेश्चन और दे रहा हूं। ये मेरे पास 2 मिथाइल ब्यूटेन है। सबको पता है इसके स्ट्रक्चरल आइसोमर 4 आते हैं, इसके स्ट्रक्चरल आइसोमर 4 आते हैं। इसका क्लोरीनेशन करवाया लाइट की प्रेजेंस में और फिर इसी का ब्रोमिनेशन करवाया हाई टेम्परेचर पे। तो इस जगह ए प्रोडक्ट, यहां बी प्रोडक्ट, यहां सी प्रोडक्ट और यहां डी प्रोडक्ट। कल की क्लास में यही बातें हुई थी। यस तो Yes, अब sir. मुझे ABCD का डिक्रीजिंग ऑर्डर क्लोरीनेशन में और ब्रोमिनेशन में बता दो। 3 मिनट है आपके पास, 180 सेकेंड्स, 180 सेकेंड्स।
हाँ भाई, करूँ इसको मैं? लो यस जी, क्लोरीनेशन के रेस्पेक्ट में जो ए है 6 इंटू बी 1 होएगा, Yes. और जो बी है वो 5 1 ही है, इंटू 5 होएगा, यस और जो सी है वो 2 सेकेंडरी 3.8 हाइड्रोजन है, और 3.8 उसकी रिलेटिव रिएक्टिविटी है, और जो डी है वो 3 प्राइमरी है बट रिलेटिव रिएक्टिविटी 1 है। ठीक है भाई? यस हाँ भाई, देख लिया इसको? यस सर अब अगर आप फर्स्ट वाले केस में चलोगे तो रिलेटिव परसेंटेज का क्या ऑर्डर रहेगा? सी ग्रेट, ए देन ए, डी बी, देन डी, डी और इसमें सबसे टॉप पे कौन चला जाना है? बी, डी डी ए देन सी सी, देन ए ए, देन डी। ई ठीक है जी, तो ये ऑर्डर रहेगा आपके पास ना। तो कुल मिलाकर आपके दिमाग में परसेंटेज कैसे निकलती है, वो फाइनल परसेंटेज निकालनी है नहीं निकालनी, वो बात का इश्यू है, 4 ऑप्शन पे डिपेंड करेगा। लेकिन अगर आपसे वो ऐसे डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग ऑर्डर डिस्कस कर ले तो आप इजीली आंसर दे सकते हो। ठीक है जी। एंड फाइनली आयोडीनेशन की बात कर रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूं आपसे, जो कल से बोलता आ रहा हूं, ये जो टॉपिक करंट में चल रहा है ये 1.5 क्लास का टॉपिक है। इस टेस्ट के बाद हम इन्हीं पेजेस को उठाकर इसको 7-8-10 मिनट में एक रिवीजन जरूर मार सकते हैं, लेकिन वापस 1.5 आवर नहीं लगाएंगे। ये आप ही का लॉस होएगा, मेरा कोई लॉस नहीं होने वाला इसमें। इससे अच्छा है कि अभी जो क्वारी है वो जनरेट कर लो और उस पर फुल फ्लैश बात कर लो। मैं यहां ओपनली हर चीज के बारे में बात करने को तैयार हूं। आयोडीनेशन, लिसन केयरफुली। जो आयोडीनेशन है ना बच्चे, उसकी एक प्रॉब्लम है। जब मीथेन प्लस आयोडीन से रिएक्शन होएगा, मिथाइल आयोडाइड बनेगा, साथ में बनता है HI। और HI की प्रॉब्लम आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं, रेडॉक्स चैप्टर से और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से। इज वेरी गुड, इट इज वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट। ये बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, ये खतरनाक रिड्यूसिंग एजेंट है। ये पता है क्या करेगा? तुम्हारे मिथाइल आयोडाइड को रिड्यूस करके रिएक्शन को पीछे ले आएगा। ये इस रिएक्शन का ड्रॉबैक है। आयोडीनेशन ऑफ एल्केन्स, आयोडीनेशन ऑफ एल्केन्स इज रिवर्सिबल। आयोडीनेशन ऑफ एल्केन्स, आयोडीनेशन ऑफ द एल्केन्स इज रिवर्सिबल इन नेचर। ये अपनी कॉपी में आप लिख सकते हो। आयोडीनेशन ऑफ द एल्केन्स इज
iodination of alkanes is reversible process. क्लियर ना? अगर आपको इसको सिर्फ फॉरवर्ड प्रोसीड करना है, इफ यू वांट टू प्रोसीड द रिएक्शन इन फॉरवर्ड ओनली, तो आपको इस जगह ना, तो ऐसे लिख देता हूं, टू स्टॉप द रिवर्सिबिलिटी, टू स्टॉप द रिवर्सिबिलिटी of reaction, oxidizing agents can be used. oxidizing agents हमें यूज करने चाहिए। उनको यूज करने से हमें फायदा नुकसान क्या? भाई फायदा ही फायदा है। रिएक्शन ओनली फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलेगी। रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलेगी। टू स्टॉप द रिवर्सिबिलिटी ऑफ रिएक्शन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमें यूज करना है। क्लियर ना? कैसे? जो तुम्हारा HI बना वो HiO3 से, जो तुम्हारा HI बना वो HGO से। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स है बच्चे ये ना। और आपको तो पता ही है, स्मार्ट हो आप लोग, कि मर्क्यूरिक या कॉपर या सिल्वर, ये सब ऐसे मेटल है जिनका ई नोड प्लस है, और जिनका भी ई नोड प्लस है, दोज कैन वर्क्स एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इसकी रिएक्शन कैसे प्रोसीड करनी है? इसकी रिएक्शन में आपके पास 3 वाटर मॉलिक्यूल बनेंगे, 3 आयोडीन बनेंगे, ठीक है जी। और इनकी रिएक्शन में आपके पास Hg बाहर हो जाएगा, आयोडीन बाहर हो जाएगा और वाटर बन जाएगा। कुल मिलाकर हमारा एक टारगेट था, वो टारगेट हमने यूज किया। क्या? वो अचीव किया। कैसे? कंजप्शन ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। हमने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को कंज्यूम करवा दिया, और जितना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कंज्यूम होता चला जाएगा, जितना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिएक्शन रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग कंज्यूम होता चला जाएगा, रिएक्शन फॉरवर्ड 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 चलती जाएगी। ये मेरे पास कंप्लीट एंडिंग ऑफ द हेलोजिनेशन है, कंप्लीट एंडिंग ऑफ द हेलोजिनेशन। अब आप सोच लो, 7th पेज तक यहां था, ये कंप्लीट टॉपिक आपका जैसे ही हम लोग इस टेस्ट को देकर निकलेंगे, इमीडिएटली इसने आ जाना है। हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन्स इज अ मेथड टू प्रोड्यूस हेलो एल्केन्स। हेलो एल्केन का प्रिपरेशन में टोटल 5 प्रिपरेशन मेथड है, उसमें से अप्रोक्सीमेट इसको लगना था हमारा 1.5 क्लास, और अभी भी लगी है, आपके सामने लगी है। क्लियर ना? क्योंकि आज की क्लास में से भी हमने 25 मिनट ले लिए, और कल की क्लास, और इधर उधर की कोई बात ही नहीं की, और कल की क्लास में इतने मिनट ही हमने छोड़े थे अप्रोक्सीमेट, तो एक क्लास तो लगी गई है, और 1-2 रिवीजन मारेंगे तो इतनी अप्रोक्सीमेट 1.5 क्लास लगी जाती है इस पे। तो अब बताओ। हाँ जी सर, इसके अंदर हमने जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाला है वो सिर्फ हमने रिवर्सिबिलिटी के लिए डाला है ना, और रिवर्सिबिलिटी को एक्स्ट्रा रोकने डाला के है? लिए, रिवर्सिबिलिटी को रोकने के हाँ लिए। जी। हाँ, उसको रोकने के लिए अलग से डाला है, और किसी चीज में तो इफेक्ट नहीं करेगा ना जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम डालेंगे? सिर्फ एक बहुत बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट को खा जाएगा बस, वो है HI। और और सब जो प्रोडक्ट्स बनेंगे हाँ, वो भी मतलब कुछ नहीं वैसे ही बिगाड़ने बनेंगे वाले। जो मैं पहले ये चीज। आयोडीन है, ये कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अगर बन ही गया तो हमें तो फेवर ही मिल गया, रिएक्टेंट ही बना है, वो तो फॉरवर्ड ही उसको भेजेगा। पानी रिएक्शन करता नहीं है हाइड्रोकार्बन के साथ, वो तो इनसोल्यूबल है और नॉन रिएक्टिव है। ओके, और मरकरी है, ये प्रेसिपिटेट बना लेगा। ये एक ऐसा कर सकते थे आप ज्यादा से ज्यादा, इसको कलेक्टिवली लिखो तो ये तो और बढ़िया हो गया, रेड पीपीटी बन गया, रेड प्रेसिपिटेट बन गया, ये तो और बढ़िया हो गया। तो रिएक्शन में कोई किसी को कोई खतरा पैदा नहीं होगा। ओके सर। बोलो जी। यस हाँ भाई, डाउट्स हैं तुम्हारे पास? नहीं तो फिर हम आगे काम स्टार्ट कर सकते हैं। यस हाइड्रोहेलोजिनेशन, बोलो बोलो, हाँ सर। डाउट्स बोलो। जीओसी के ना, बोलो तुम किसके पूछना चाहते हो, तो मैं तो जीओसी के कह रहा था। पूछ लो, जीओसी की पूछ लो। जीओसी की बुक किधर गई? ये रही। हाँ जी।